बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जस्टिनियन लॉ चैम्बर। आज हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमदीन एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्लीडिंग और यंग लॉयर्स को प्लीडिंग में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से सर से रहनुमाई हासिल करेंगे। मेरा इसी बारे में सवाल है कि सर प्लीडिंग क्या होती है और इसको किस तरह दायर किया जाता है। इस हवाले से अगर आप रोशनी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जो आज जिस टॉपिक पे आज आपने जो डिस्कशन का स्टार्ट किया और जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये हमारी सिविल लिटिगेशन की फाउंडेशन है। सिविल लिटिगेशन का जो आपकी बुनियाद है वो है प्लीडिंग। अब प्लीडिंग को सीपीसी के साथ और जो प्रोसीजरल जो आपका कोर्ट के अंदर जो तरीक़ाकार है उसको किस तरह दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि प्लीडिंग होती क्या है। प्लीडिंग करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्लीडिंग करते वक्त आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपनी प्लीडिंग के अंदर शामिल करना है। प्लीडिंग के अंदर वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर वो रह जाती हैं तो फिर आपने उनको किस तरह शामिल करना है। ये सारी चीज़ मैंने आपसे ज़िक्र किया कि प्लीडिंग आपकी सिविल लिटिगेशन की बुनियाद है। जो पहला स्टेप है वो प्लीडिंग का है। अब क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह आपके साथ शेयर करूं कि प्लीडिंग का जो टॉपिक है इसको हम जर्नली देखेंगे, डीपली नहीं देखेंगे, क्योंकि ये दो तरह से कोर्ट प्रोसीजर और इसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ वो चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें जो एक दावे के अंदर या एक प्लांट के अंदर या एक जवाब दावे के अंदर हमने करनी है, अडॉप्ट करनी है, वो क्या है कि जो हर आम कामन जो हैं, अक्सर लोग जो हमारे जो लायर हजरात जो हमारे न्यू कमर जो हैं वो सिविल लिटिगेशन से वाहिद प्लीडिंग की वजह से भाग जाते हैं कि प्लीडिंग हमसे नहीं होती, प्लीडिंग बड़ी मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें उर्दू का मैटर, इसका इंग्लिश का मैटर, ये हम नहीं लिख सकते। ये एक ऐसी काज बन जाती है कि जिसकी वजह से लोग इसको समझने से कासर हो जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि सीपीसी की जो बुक है इसके अंदर हर तरह का तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है, लिखा हुआ है। फिर प्लीडिंग की जो एग्ज़ाम है, प्लीडिंग को जो लिखने का तरीका है, जो पैटर्न है, जो अपेंडिक्स या जो उसका फॉर्म बना हुआ है, वो भी आप अगर सीपीसी जहाँ ख़त्म होती है उसके एंड में देखें, आपको हर किस्म का समन, आपको प्लीडिंग, आपको जो वारंट, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसका जिक्र सीपीसी के अंदर है उसकी आगे जो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने साथ लिखा हुआ है। हम ना उसको देखते हैं ना उसको पढ़ते हैं। कभी हम कोई एक टेक्स्ट बुक ढूंढने के पीछे चले जाते हैं, कभी दूसरी टेक्स्ट बुक ढूंढने के पीछे चले जाते हैं कि जी हमें किसी तरह से प्लीडिंग लिखने का तरीका आ जाए। हालांकि प्लीडिंग बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी टिप्स भी शेयर करूँगा वो क्या है। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ कि जो आपका स्टार्ट है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला के हम प्लीडिंग कहते हैं। जो ऑर्डर 6 के अंदर, ऑर्डर 6 सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है, प्लीडिंग की जो डिफिनेशन है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, दो चीज़ें ये आ गई। अब जब आपने प्लीडिंग करनी है तो प्लीडिंग के अंदर क्या चीज़ें डालनी है, मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो आपने उसके अंदर लिखना है। आपने लॉ को एलिब्रेट, लॉ आपने बीच में मेंशन नहीं करना, सिर्फ आपने जिक्र करना है कि मटेरियल ये चीज़ है, लीगल ये बात है, लॉ आप वहाँ पे प्लीडिंग में लिखना नहीं है आपने। दूसरी बात कि प्लीडिंग के ऊपर आपका जो पार्टीज़ हैं उनका साइन होना ज़रूरी है जब आप उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लीडर जो है, जो कौंसल है, वो एडवोकेट हैं, जो भी है, उनका साइन होना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके साथ वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है। ये प्लीडिंग की जो सिंपल सी चीज़ जो स्टार्ट में हमने करनी है उसको इस तरह हमने बयान करना है। अब मैं प्लीडिंग से आगे निकल के आपका जो है जी वो प्लेंट क्या है। अब हम प्लेंट को देखते हैं। प्लेंट को हम देखते हुए, प्लेंट को जो ऑर्डर डील करता है वो ऑर्डर 7 करता है, ठीक है। आप प्लेंट को लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो आपने या लायर ने जब करना होता है, या आप पिटिशन राइटर हैं, बाज़ औक़ात आप कंप्यूटर से कंपोजिंग करवाते हैं, बाज़ औक़ात आप पिटिशन राइटर से लिखवाते हैं, वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें 9-10 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने उसमें ज़िक्र और जो हेडिंग लिखनी है, हेडिंग आपने लिखना है कोर्ट,
किस कोर्ट में, बाय अदालत जनाब, बिफोर कोर्ट, किस कोर्ट में आपने अपना दावा दायर करना है, सबसे पहले वो है। उसके बाद आपकी दूसरा है वो पार्टीज, नेम ऑफ दी पार्टीज, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टीज हैं जिनको, प्लेंटिफ में कौन नेसेसरी है, डिफेंडेंट में कौन है, दोनों को आपने लिखना है, उनका नाम, उनकी फुल डिस्क्रिप्शन, उनका बिल्कुल एड्रेसेस, ये मुकम्मल क्वाइफ उनके मुकम्मल हों, ताकि कल आपका प्लांट किसी इस बिना पे रिजेक्ट ना हो कि जी आपने प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया, प्रॉपर क्वाइफ नहीं दिए, ये उसमें बाकायदा उनका होना ज़रूरी है। अब उसके साथ आपका जो आ गया जी, जो अगर माइनर है, सपोज माइनर की तरफ से आप कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि थ्रू, ऊपर उसका नाम लिख के थ्रू लिखेंगे जी कि मैं उसका अटारनी हूँ, मैं उसकी गार्डियन हूँ, किस बिहाफ पे, मैं किस रिलेशन से मैं उसके बिहाफ पे ये केस फाइल कर रहा हूँ, ये भी है। और इसके साथ काज ऑफ एक्शन, कि आपने जो किस वजह से आपको दावा दायर करने का ज़रूरत लाक हुई, कि आप जब ये सूट फाइल कर रहे हैं, कौन सा, कब ये जुरिस्डिक्शन के साथ साथ ये मैटर के काज ऑफ एक्शन, कि जी मुझे कब एक्रू हुआ, कि मुझे जो मैंने जब ये सूट फाइल करना है किस वजह से करना है, क्यों कर रहा हूँ, और मुझे वो टाइम, क्योंकि टाइम बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता है लिमिटेशन एक्ट भी साथ रन करता है कि जब आप उसके अंदर, क्योंकि CPC के अंदर लिमिटेशन एक्ट या दीगर इसके साथ जितने रिलेटेड लॉज हैं उसमें टाइम लिमिटेशन बड़ी ज़रूरी है कि आपको कब ये काज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ है या बनाए दावा आपको कब शुरू हुआ है। फिर ये आ गया, फिर रिलीफ आपने प्रेयर में मांगना है कि मैंने उसमें क्या जिक्र करना है, मैंने मांगना क्या है। अब ये तो उसकी बुनियादी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें आप, अब इसको लिखना किस तरह, इसके लिए मैं आपके साथ इसी वीडियो में एक एग्जांपल के तौर पे एक प्लांट जो है वो मैं शेयर करूंगा। अब प्लांट, ये तो जो मैंने आपको CPC के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी थी, क्योंकि हम पढ़ते हैं लेकिन लिखने में और पढ़ने में फ़र्क है, प्रैक्टिकली और CPC के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आपको ये पता नहीं चलेगा कि जी लिखा हुआ क्या है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली किस तरह करूँगा। अब मैं आपको थोड़ा सा शार्ट, आपको मैंने बता दिया, नेम ऑफ़ द कोर्ट आपका आ गया, उसके साथ नेम ऑफ़ द पार्टीज़ आ गया, उसके बाद आपकी हेडिंग ऑफ़ द प्लांट। हेडिंग ऑफ़ द प्लांट क्या है कि आपने कोर्ट में क्या चीज़ मांगनी है, आपका जो रिलीफ है वो रह ना जाए, जुज़वी तौर पे, कुली तौर पे, मुकम्मल तौर पे आपने उसके अंदर इस चीज़ को डालना है। आपके दावे के अंदर क्या आपने दावा डिक्लेरेशन करनी है, क्या आपने परपेचुअल इंजंक्शन मांगना है, क्या आपने कोई रिकवरी सूट मांगनी है, क्या आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या चीज़ है वो, क्या चीज़ आपने मांगनी है कोर्ट से, वो आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपने, अब इनको आप, ये लोग थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं कि जो प्ली भी आप मांगेंगे उसको अलग मांगेंगे, उसको रिलीफ 1, रिलीफ 2, रिलीफ 3, ये इस तरह करके आपने करना है कि ताकि ये पता चले कि जी ये आप ये रिलीफ क्यों मांग रहे हैं, दूसरा रिलीफ क्यों मांग रहे हैं, तीसरा रिलीफ क्यों मांग रहे हैं, ये आपने उसको लिखना है। अब उसके बाद रिलीफ के बाद आपका आ जाएगा प्लांट के कंटेंट्स। जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स के अंदर आप अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ये लिखेंगे जी कि मैं ये दावा मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस दावा करने की क्या ज़रूरत पड़ी। पहले आप अपना बताएंगे, मैं क्यों, मेरा और इस पार्टीज़ का क्या नेक्सस क्या है, आप अपना रिलेशन बताएंगे, या ये सूट फाइल करने की ज़रूरत क्यों लाक हुई वो लिखेंगे। उसके बाद आप पूरे इस कंटेंट्स लिखेंगे स्टेप वाइज, रिलीफ 1 को किस तरह बयान करेंगे, रिलीफ 2 को किस तरह बयान करेंगे, रिलीफ 3 को, जो चीज़ आपने मांगनी है, फिर काज ऑफ एक्शन की हद तक। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्ट फीस और जुरिसडिक्शन। कोर्ट फीस और जुरिसडिक्शन ये बड़ा मैटर है, क्योंकि इसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और जो आपकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, ये दोनों बड़ी मैटर करती हैं कि आपने ये सूट किस कॉम्पिटेंट कोर्ट में दाखिल करना है। और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि आया ये अदालत किस अदालत का इख्तियार समाअत बनता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको करते वक्त बड़ा आसान तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं कि इतना इजी मेथड है, इतना सिर्फ आप एक्सरसाइज करने से न भागें, एक लिखें, 2 दफ़ा लिखें, खुद लिखें, गलती करें, गलती करने के बाद उसको चेक करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये प्लीडिंग वाला काम आपको बिल्कुल ईजीली। अब हर जगह पे मुख्तलिफ है, देखें आप KP के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न अडाप्ट किया जाता है, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ तरीका, सिंध के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ाकार यही है। सिर्फ अल्फाज अपने, कोई उर्दू के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़ारसी के पुराने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कोई ड्राफ्टिंग जो है वो इंग्लिश में करते हैं, कोई उर्दू में करते हैं। अब ये जो प्लीडिंग या CPC जो है, इसको आपकी रेट्स में भी उसी तरह इस्तेमाल होती है, वही फॉलो करते हैं। हर जगह पे CPC को सिर्फ एक वो उस क्लास में डाल के CPC फॉलो होती है। अब आपने तरीक़ाकार इसको ये अडाप्ट करना है।
अब ये तो आ गया प्लेंट की निस्बत। अब हम इसके साथ आते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट को जो आपका आर्डर डील करता है वो आर्डर 8 है। आर्डर 8 में कि आपने रिटन स्टेटमेंट को क्या, अच्छा एक चीज़ के दावे के साथ, सॉरी मैं रह गया था, कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिस पे आप सूट अपना जब फाइल करते हैं लगाने, वो चीज़ रह गई थी, उसको मैं साथ ऐड कर दूं कि जब ये तो आ गया प्लेंट लिखने का तरीका। प्लेंट लिखने के तरीके के साथ हम उसको जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स के जो आपके लीगल हेयर हैं, जिन प्लेंटिफ के जिनकी तरफ से आप दावा फाइल कर रहे हैं, उनके लीगल हेयर्स की लिस्ट साथ लगानी ज़रूरी है। वो CPC के इस आर्डर में मौजूद है। वो इसलिए होती है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट अगर उनमें से प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उनको फिर नेसेसरी पार्टी बना के LRs के तौर पे गिरदाना जाता है। अब इसके साथ लिस्ट ऑफ लीगल हेयर के साथ आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने सूट के साथ अनेक्स करने हैं वो ज़रूरी हैं। अब सूट के साथ क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो केस है, जो आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जिस पे आपका ये पूरी फाउंडेशन है, जिस पे आपका केस बिल्ड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपने साथ लगानी है। डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लाजमी अनेक्स करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में मेंशन कर, जिसको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम कहते हैं। ये चीज़ें जो आपकी प्लान के साथ। अब इसी को हम रिटन स्टेटमेंट की तरफ चले जाते हैं। रिटन स्टेटमेंट जो मैंने आपको जिक्र किया आर्डर 8 डील करता है। रिटन स्टेटमेंट में आपने जो दावा, जो प्लेंटिफ ने आपके अगेंस्ट फाइल किया है, आपने उसका जवाब देना है। अब जवाब किस तरह देना है, ये भी एक आर्ट है। आर्ट इस तरह है, बाज़ हमारे वकला भाई सिंपल लिख देते हैं, पैरा नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट, पैरा नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट, पैरा नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट। ये नहीं करना। अवेसल डिनाइल नहीं होना, सिंपल डिनाइल नहीं होना। आपने उसको बाकायदा डिनाइल के साथ एलिबरेट करना है कि अगर नहीं आप उसको डिनाइल प्रॉपर नहीं करेंगे, उसका जवाब प्रॉपर नहीं देंगे, वो आपके पार्ट में एडमिशन होगा। इसलिए उस पर बाकायदा आपको CPC के अंदर भी प्रोविजन मौजूद है और उसके साथ आपकी जजमेंट्स भी बहुत सारी मौजूद हैं कि आपने अवेसल या सिंपल डिनाइल नहीं करना कि ये फिक्रा नंबर 1 गलत है, फिक्रा नंबर 2 नहीं। अब उसको जो प्लीडिंग का ये दूसरा जो पार्ट है, जिसको हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट और सेट ऑफ, इसके साथ लफ्ज़ एक सेट ऑफ भी लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं काउंटर क्लेम। अगर आपने जवाब दावा में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने प्लेंटिफ से अपने जवाब दावा में क्लेम करनी है, वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे कि उसके पार्ट में ये चीज़ हमने क्लेम करनी है। अब उसमें भी इसी तरह आप उसको जब लिखेंगे, ऊपर अपना लिखेंगे जी कि मैं डिफेंडेंट नंबर 1 2 3 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर नेम ऑफ द कोर्ट उसी तरह लिखना है, पार्टीज़ का नाम उसी तरह लिखना है। साथ आपने ये लिखना है कि जी मैं जनाब अली बयान जवाब दावा ज़ेल अर्ज़ है, किसकी तरफ से, 1 2 3 की तरफ से। अब उसमें दो चीज़ें हम, ये हर जगह आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, फैक्चुअल, उज़रात तमीदी, उज़रात वाक़याती। उज़रात तमीदी से मुराद ये है कि वो लीगल इशू जो आप उनकी प्लीडिंग में, जो आपने उनके दावे के अंदर जिन चीज़ों से आप नेगेट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप उठा रहे हैं, वो पॉइंट वाइज करेंगे कि जी कोर्ट को काज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है, कोर्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। इस बंदे को काज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है, जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट के पास नहीं है, कोर्ट फीस इसने अनेक्स नहीं की, इसके पास लोकस स्टैंडाई इसको हासिल नहीं है, इसका जो है सूट जो है वो हिट करता है रेस जुडिकाटा का, इसका सूट जो है वो बार्ड बाई लॉ है, इसके पास ये वो लीगल पॉइंट हैं जो आपने अपनी उसकी प्लीडिंग को, उसके दावे को देख के आपने उठाने हैं। ये चीज़ें लाजमी। फिर इसके साथ वही चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसके साथ भी लीगल हेयर्स की लिस्ट लगानी है, जिन डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना जवाब देना है वो भी साथ आपने अनेक्स करने हैं, ठीक। और लिस्ट आपने भी साथ लगानी है कि जी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिस पे हम बेस करते हैं, ये दोनों को हम मिलाएंगे। अब इसके साथ एक और ज़िम्नन में चीज़ ऐड कर दूं कि एक एडमिशन है जिसको हम डील करते हैं कि बाज़ औक़ात लोग दावा दायर करते हैं कि दावे के बाद डिफेंडेंट आते हैं, डिफेंडेंट आके कहते हैं जी कि हम इनके दावे को मानते हैं, जिसको हम कहते हैं एडमिशन, या जिसको हम जो कोर्ट की लैंग्वेज में कॉग्नोवेंट बोलते हैं, ठीक है। कॉग्नोवेंट वो क्या है, उसका भी बाकायदा तौर पे आप जिक्र है जी कि वो डिफेंडेंट आगे अपना इसमें ऐड कर देते। एक और चीज़ है बेटर स्टेटमेंट कि जवाब, जब दावा दायर हुआ उसके बाद जवाब दावा आया, जवाब दावे के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका आप जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, तो फिर उसको आप बेटर स्टेटमेंट के तौर पे जवाब आप प्लेंटिफ हो के उसका जवाब देते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, ये शार्ट्स ही हमने, और कोशिश की है कि जो टेक्निकलिटीज़ में नाम ना जाएँ। अब इसके साथ एक पूरा एक चैप्टर है कि इसमें अमेंडमेंट किस तरह की जाएगी,
अगर कोई गलती हो जाती है वो किस तरह की जाएगी, वो एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है। रिटन स्टेटमेंट में क्या चीज़, कोई अगर इस तरह की गलती हो जाती है उसको किस तरह, वो एक अलग टॉपिक है। सिर्फ हम उन लायर्स के लिए कि जो प्लीडिंग्स को नहीं समझते, जो प्लीडिंग्स से भागते हैं, मैं उनसे ये इस आज के इस प्रोग्राम की वसातत से ये बात कहता हूँ कि आप CPC को, आप एक एग्ज़ाम्पल को जो हम शेयर करेंगे साथ उसको, और CPC के साथ जो लास्ट में जो उसका परफार्मा बना हुआ है उसको देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज तक के लिए मेरे ख्याल में ये आपसे काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।